बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा, इसके ऊपर ही मुझे क्वेरीज आई थी कि सर इक्वल बोर्ड के बारे में थोड़ा बता देंगे। इक्वल बोर्ड जो है वो कैसे प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे जी। इक्वल बोर्ड क्या है बेसिकली, जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए भी थोड़ा सा एक इसमें ओरिएंट कर देंगे। और ये प्लेजरिज्म को कैसे रिमूव करने या एक्चुअली रिड्यूस करता है, रिमूव नहीं करता है, इनफैक्ट रिड्यूस करता है। ठीक है। तो इससे कबल कि हम वीडियो को शुरू करें, एक बात आपको बता दूं कि प्लेजरिज्म जो है ना वो कोई ऐसा ऐप या ऐसा सॉफ्टवेयर दुनिया में नहीं है कि जो आप इधर से अपना थीसिस जो है उसमें डालेंगे और दूसरी तरह से वो पवित्र होकर निकल जाएगा। ठीक है ना। यानी साफ सुथरा प्लेजरिज्म फ्री होकर निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक पैराग्राफ या एक पेज तो शायद पॉसिबल हो कि उसके प्लेजरिज्म खत्म हो, लेकिन आपका जो थीसिस है या आपका आर्टिकल है, तो वो ऐसा कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर, जितने आपको यूट्यूब पे वीडियोस नज़र आती है ना, तो ये आपको कोई भी पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं दिखाता। वो चार लाइनें दिखाते हैं जी, ये चार लाइनें थी और ये हमने यहाँ पे पेस्ट की, और ये देखें जी प्लेजरिज्म जो है ना खत्म हो गया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हो। तो वो चार लाइनों का तो खत्म हो सकता है, लेकिन अगर अगर आपका 12-15 पेजेस का आर्टिकल है, तो उसका जो है ना वो प्लेजरिज्म 0% नहीं आता। ये तो जितनी भी आपको यूट्यूब पे 0% नजर आती है ना, तो एक तो इस पे बिलीव करने की कोशिश मत करें। ठीक है। बहरहाल ये क्विल बोर्ड क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। प्लेजरिज्म पे हम फिर इंशाल्लाह तफसीलन एक और अलग वीडियो भी बना देंगे। शुरू करते हैं जी। क्विल बोर्ड क्या है बेसिकली? क्विल बोर्ड एक टूल है, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये एक ऑनलाइन टूल है जिसके ज़रिए हम अपने प्लेजरिज्म को कम कर सकते हैं। ठीक है। ये एक रिफ्रेजिंग टूल है, यानी पैराफ्रेज कर देता है आपके टेक्स्ट को। ठीक है ना। यानी हम जो टेक्स्ट उठाते हैं आर्टिकल से अपनी रिसर्च के लिए, तो वो क्या करते हैं, हम उसको बताते हैं जी मिस्टर ए ने ये कहा, मिस्टर बी ने ये कहा, मिस्टर सी ने ये कहा। ये आप देखते हैं लिटरेचर में, इंट्रोडक्शन में हम ये इस तरह से करके लिखते हैं। इवन डिस्कशन कंक्लूजन हर जगह पे ऐसे ही लिखा होता है। तो वो चूंकि हम एज इट इज़ उसको कॉपी किए हुआ होता है, तो फिर वो जब हम प्लेजरिज्म में आपके टीचर जो है उसको रन करते हैं, तो फिर वो वहाँ पे प्लेजराइज टेक्स्ट जो है वो दिखाना शुरू कर देता है। अब इसके लिए हमारे पास ये तरीका है कि एक तो ये था कि हम खुद उसको रिफ्रेश कर लें। तो अगर आपकी खुद अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर हमारे पास ये ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं, जिसमें से एक ये क्विल बोर्ड है। सो QUILL क्विल बोर्ड। ये क्या करता है कि इसमें हम यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको हम कहेंगे पैराफ्रेज कर दे, तो ये उसी टेक्स्ट को अपने अल्फाज में यूँ कह लें कि कन्वर्ट कर देगा। तो उससे काफ़ी हद तक आपका प्लेजरिज्म जो है वो कम हो जाता है। तो अगर आपके पास क्विलबोर्ड का प्रीमियम अकाउंट नहीं है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री भी है। ठीक है। आप quillboard.com लिखेंगे तो आपको इस किस्म की स्क्रीन सामने आ जाएगी। मेरे पास चूंकि ये प्रीमियम अकाउंट है, तो आपके पास ये जो ऑप्शन है, ये फॉर्मल, सिंपल, क्रिएटिव, एक्सपैंड, शॉर्टन, कस्टम वगैरह, ये ऑफ आएंगे आपके पास अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है। फ्री वाले में ये सारी चीज़ें नहीं है। अब जाहिर है फ्री करेंगे तो फ्री में तो सारी सहूलतें तो नहीं मिलती ना, सारे मज़े तो नहीं होते। तो बहरहाल फिर भी आपके लिए काफ़ी स्टैंडर्ड और फ्लुएंसी वाले ऑप्शन यूजुअली ऑन होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साइनोनिम वाला भी मेरा जो है, ये चूंकि प्रीमियम है तो मैं इसको फुल कर सकता हूँ यहाँ तक, लेकिन आपके पास जो साइनोनिम आएगा वो गालिबन यहाँ तक या हाफ के करीब तक आएगा। तो साइनोनिम्स का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप इसको फुल कर देंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो टेक्स्ट है उसको मुख्तलिफ उसके जो साइनोनिम्स हैं, यानी हम अल्फाज, यानी यूँ कहने मुतरादिफ अल्फाज में कन्वर्ट कर देगा, तो सिमिलर वर्ड्स में। तो उस तरह से आपका प्लेजरिज्म भी कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें बता रहा है कि मोर चेंजेस लेस एक्यूरेट। तो बहरहाल आप इसको अगर मैक्सिमम कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको दे देगा, फिर आप उसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ठीक कर देंगे। अब होता क्या है, जो सबसे बड़ा मसला है जो स्टूडेंट्स का, वो क्या करते हैं कि वो उठाते हैं भाई टेक्स्ट और यहाँ पेस्ट करते हैं, और इसको कहते हैं जी पैराफ्रेज, और यहाँ से जो आ जाता है कॉपी और पेस्ट। तो कॉपी और पेस्ट नहीं करना, वो क्यों नहीं करना वो भी आपको बताता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे, अब हमारे पास ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर प्लेजरिज्म चेक किया हुआ है। तो ये आपको देखें सारा हाईलाइट करके दिखा रहा है, सस्टेनेबिलिटी। तो ये सारा का सिवाय ऑर्गेनाइजेशन के इसने सारे लफ्ज हाईलाइट कर दिए, मतलब ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो प्लेजराइज्ड है, एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है। ठीक है। तो अब ये चूंकि अगर आपके पास ये फाइल यहाँ पे तो इससे से कॉपी नहीं होगी, तो हमारे पास ये वर्ड में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। ये सस्टेनेबिलिटी वगैरह वाला, तो हमने इसको यहाँ से उठाया, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है अभी, और ये है हमारे पास यहाँ तक। ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं कितना था आखिर में। ट्रेडिशनल मेथड सुलेमान, और यही है। ठीक है। कन्वेंशनल मेथड सुलेमान, यहाँ से इसको हमने कॉपी करना है। ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो मैंने कहा कि सबसे बड़ा मसला होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको मारते हैं यूं रिफ्रेश, और ये जनाब इसने आपके लिए इस आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट चाहिए, इसने यहाँ पे रिफ्रेश करना शुरू कर देना है। हम्म, इसको क्या मसला हो गया है, ये क्यों
हमें थोड़ा तंग करने लग गया है। पेस्ट करते हैं। इस हो गया। एक लेट्स पेस्ट इट अगेन। और ये हमने पैराफ्रेज कर दिया इसको। ठीक है जी। ये इसने सारा पैराफ्रेज कर दिया, ठीक है। अब जो मैंने कहा ना, जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये क्या आता है कि स्टूडेंट ने कहा कि जी पैराफ्रेज हो गया, यहाँ से कॉपी किया इसको, ठीक है, कॉपी फुल टेक्स्ट, और जाकर उधर इसने यहाँ पे पेस्ट कर देता कि जी बस मेरा थीसिस तो ओके हो जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं आएगा। लेकिन आप जितने सियाणे हैं उससे कहीं ज़्यादा सियाणे आपके सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है ना। तो वो अगर इसको पढ़ लेंगे ना तो उनको फौरन पता चल जाएगा। तो अब ये देखिए, मिसाल के तौर पे पहला सेंटेंस ले लें। सस्टेनेबिलिटी हैज बिकम अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ एकेडमिक एंड प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसने रिफ्रेश कर दिया, बोथ एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल्स आर नाउ इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अब ये सेंटेंस को इतना अच्छा नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा मसला है ना क्विल बोर्ड का, वो ये है कि ये ज्यादातर सेंटेंसेस जो है ना, यानी उनके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपकी जब थीसिस को या आपके आर्टिकल को जब रिव्यूअर रिव्यू करते हैं या सुपरवाइजर जब उसको पढ़ लें, तो वो देख लेंगे कि आपके सेंटेंसेस ज़्यादातर पैसिव वॉइस में लिखे हुए हैं, और वो सेंटेंस जो है ना, वो एक तो अपना स्ट्रक्चर लूज कर देता है, और एक अपना जो उसकी जो ब्यूटी है ना, जो जो खूबसूरती है जुमले की, वो ख़राब हो जाती है। जैसे हम आम तौर पे भी गुफ्तगू करते हैं तो हम कहते हैं यार उसको बात करने की तमीज़ नहीं है। बस यूँ समझ लें कि क्विल बोर्ड बाज़ का जुमला ऐसा बनाता है कि वो लगता है कि यार बात करने की तमीज़ नहीं है, ठीक है। अभी देखें, लिखे देयर आर मेनी ऑनगोइंग आर्गुमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे निकल देयर आर सेवरल कंटिन्यूइंग डिबेट्स एंड कंट्रोवर्सीज अबाउट व्हाट द सस्टेनेबिलिटी इज एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट वगैरह वगैरह। तो अब ये कोई इतना कोई अच्छा सा इसने कोई रिफ्रेजिंग नहीं की, ठीक है। अब एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको कॉपी करें और इसके अंदर खुद थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर लें, ठीक है। तो कुछ साइनोनिम्स चेंज कर दें, कुछ आप इसमें वर्ड डाल दें, कुछ सेंटेंस आपको एक्टिव कर दें पैसिवाइज की जगह। तो अगर आप तो इतना कर सकते हैं तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये आपको बेसिकली कह लें कि मटेरियल बना के दे देता है, उसकी नोक पलक दुरुस्त करना फिर आपका काम है। अगर आप उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे तो क्विल बोर्ड ऑफ इज ऑफ नो यूज। फिर आपकी किस्मत है कि अगर कोई ना पढ़े और बंद करके आंखें जो है ना आगे कर दे तो अलग बात है, वरना अगर किसी ने दो चार लाइनें भी पढ़ ली तो उसको समझ आ जाएगी कि यार ये इसने ऐसी रिफ्रेजिंग मारी हुई है, कुछ भी नहीं। तो हम इसको यहाँ पे लेट सपोज फॉर्मल वाले को क्लिक करके देखते हैं कि वो कैसा सेंटेंस बनाता है, ठीक है। नाउ दिस सेंटेंस इज लिटिल इम्प्रूव। देखें अभी कह रहा है सस्टेनेबिलिटी हैज गेन द अटेंशन ऑफ बोथ एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल। अब ये छोटा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जुमला है, ठीक है। तो अब वो पहले था कि जी इज नाउ इज द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ एकेडमिशियन एंड फलाना न फलाना। तो नाउ दिस इज मच बेटर, द सस्टेनेबिलिटी हैज गेन द अटेंशन ऑफ बोथ एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल्स। तो अब ये सेंटेंस इसी तरह आपने एक एक सेंटेंस को देखते चले जाना, जो आपको ठीक लगे वो सही है, जो आपको ठीक ना लगे उसमें कुछ साइनोनिम्स चेंज कर दें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ठीक कर दें। तब ये आपके लिए इक्वल बोर्ड बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। वरना क्या है कि आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो आपके लिए मसला होगा। और अगर आप प्रीमियम परचेज कर सकते हैं तो फिर आप इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये सेंटेंस को क्रिएटिव भी बना देता है, ये एक्सपेंड भी कर सकता है। अगर आपका थीसिस छोटा है तो उसको ज़रा ज़्यादा एलिबरेटिव कॉन्सेप्ट में लेके जा सकता है, ठीक है। या आपके पास जो है वो ज़्यादा टेक्स्ट पड़ा हुआ और आप कहते हैं यार इसको ज़रा मुख्तसर लफ्ज़ों में कर दे, जिससे कहते हैं कि स्ट्रिप द एक्स्ट्रा वर्ड्स टू प्रोवाइड दी क्लियर मैसेज, ठीक है। तो फालतू वर्ड्स हटा देता है और श्रिंक कर देता है। मिसाल के तौर पे 200 वर्ड्स को ये 150 वर्ड्स में कर देगा, इस तरह से करके, ठीक है। और अगर एक्सपैंड आप चाहते हैं तो फिर ये 150 वर्ड्स को 200 वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इसी ऐड मोर डिटेल्स एंड डेप्थ टू द इंक्रीज सेंटेंस लेंथ, ठीक है। क्रिएटिव कर देगा, एक्सप्रेसेस आइडियाज इन ए कम्प्लीटली न्यू वे दैट मे चेंज द मीनिंग। तो अगर आप थोड़ा सा इस पर खर्चा करें तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो ये ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चले नहीं भी खर्चा करना चाहते तो ये आपके पास दो ऑप्शन तो होते ही हैं, स्टैंडर्ड रीराइट द सेंटेंस एंड फ्लुएंसी, इंश्योर द टेक्स्ट इज रीडेबल एंड फ्री ऑफ एरर्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा जो है आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो बहरहाल कंक्लूड करते हैं बात को कि क्विल बोर्ड अगर आपने यूज़ करना है तो कभी भी ये सारा का सारा टेक्स्ट एज इट इज़ उठा के कॉपी करके पेस्ट ना करें, वरना आपके थीसिस के सारे का सत्यानाश हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट करते हैं। मुझे तकरीबन 14 ईयर्स हो गए यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हुए। तो अब तो देखते ही थीसिस जो है ना वो पता लग जाता है कि इन्होंने क्विल बोर्ड से मारा, कुछ पढ़ा भी नहीं है। मार लो क्विल बोर्ड लेकिन पढ़ो तो सही कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। कि यार उसको एक बार ठीक तो कर लो, क्योंकि इसने साइनोनिम्स क्रिएट करने हैं। अब वो साइनोनिम्स बाजू का क्या करता है कि ये आपका जो मेन वेरिएबल है उसका भी नाम बदल देता है।
अब इसका हल इसमें नहीं है, इसका हल अगर आपका प्रीमियम अकाउंट है तो उसमें है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सस्टेनेबिलिटी मेरा मेन वेरिएबल है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं कहता हूँ फ्रीज। अब ये पूरी की पूरी थीसिस में जितनी बार भी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये सस्टेनेबिलिटी के वर्ड को नहीं बदलेगा। अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करूं तो आगे चल के हो सकता है कि सस्टेनेबिलिटी के वर्ड को ही कुछ और वर्ड बना दे। तो वहां पे आपकी थीसिस में आपका मेन वेरिएबल जो है वही सैनोनिम्स पे चल रहा होगा, ठीक है ना। तो सस्टेनेबिलिटी के बजाय हो सकता है लिख दे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या लॉन्ग लास्टिंग या इस तरह का कुछ वर्ड करके तो उसमें डाल देगा, ठीक है। इसी तरह आपका अगर कोई और वेरिएबल है मेन, तो आपके जितने भी आईवी हैं, डीवी हैं, मॉडरेटिंग है, मीडिएटिंग है, या और इस किस्म के जो की वर्ड्स जिसको हम कहते हैं, तो वो की वर्ड जो हैं वो आपने इसको यहाँ पे आप फ्रीज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यार ये एनवायरनमेंट को भी फ्रीज कर दो, तो ये देखें बता रहा है कि 4 जगह पे एनवायरनमेंट आया हुआ है। फ्रीज ऑल 4 इंस्टेंसेस, आप कहते हैं यस, तो वो फ्रीज कर देगा। आप देखें ये फिर बदला रहा है, जहाँ जहाँ पे एनवायरनमेंट वर्ड था वो उसने किसी और वर्ड को किया, तो आप देखें एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट अपनी जगह पे रहेगा, वो बदला रहा है, इसको चेंज नहीं कर रहा। तो ये भी सबसे बड़ा दूसरा बड़ा मसला आता है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट चूंकि इस चीज़ को देखते नहीं है, तो उनके आईवी जो है और डीबी उनके नाम भी बदल जाते हैं। तीसरा बड़ा जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है मेथोडोलॉजी के अंदर। तो स्टूडेंट जब क्या करते हैं कि मेथोडोलॉजी भी कहीं से कॉपी पेस्ट की और यहाँ पे रख दी और उसको पढ़ा नहीं, तो उसमें उन्होंने लिखा कि मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड डिविएशन या इस किस्म की जितनी भी टर्म्स है, उन सारी टर्म्स को ये, क्योंकि इसका काम है रिफ्रेज करना, तो रिफ्रेज में क्या करते हैं कि लफ्जों के बदले में दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करना, ठीक है ना। जुमले को जरा अलग तरीके से बोल देना, कहीं अगर रिड्यूस लिखा है तो मिटिगेट लिख दिया, ठीक है ना, रिड्यूस लिखा है तो लेसन कर दिया, इस तरह करके। तो ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन है, कोफिशिएंट है आपका, मीन है, लिखा है कि जी इसका जो मीन वैल्यू आ रही है वो ये है, तो मीन वैल्यू की जगह हो सकता है कोई और लफ्ज यूज़ कर दे, ठीक है ना। अर्थमेटिक की जगह कुछ और यूज़ कर देगा। तो इस किस्म के जितने, चूंकि एक मेथोडोलॉजी में सारे प्योरली टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होती हैं, तो वो जो है ये सारी रिफ्रेश कर दे या मैक्सिमम रिफ्रेश कर देगा। तो आप जब एज इट इज कॉपी मारेंगे तो जैसे ही आपके सुपरवाइजर देखेंगे तो कहेंगे यार ये आपने क्या किया, तो आपकी बेइज्जती भी हो सकती है और वगैरह वगैरह। तो इसलिए क्विल बोर्ड को यूज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसको बेशक आप यूज़ करें, लेकिन इसको आप क्या करें, पढ़ लें, और जो टर्म्स हैं उनको अपनी जगह पे रहने दें। अगर आप प्रीमियम परचेज कर सकते हैं वेल अनफ, और अगर नहीं कर सकते तो फिर एक एक जाके खुद आपको ठीक करना होगा, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ठीक करें। ज़्यादातर जो पैसिव वॉइस सेंटेंस है उसको खुद दोबारा एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन मोस्टली देखें आपके लिए 60-70% काम कर देता है, 20-30% आपने करना है। अगर आप वो 20-30% नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। तो अब देखें एक एक सेकंड में इसने आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ करके दे दिया, तो आप इसको पढ़ लें ना बस। ये पढ़ लें, 2-3 लफ्ज चेंज करने हैं, एक सेंटेंस चेंज करना है, फिर आगे चलें, फिर तीसरा पैराग्राफ, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो आप इसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स कर सकते हैं मुख्तलिफ। मैंने कहा कि अब मुझे नहीं पता जो फ्री है उसमें कितने वर्ड्स तक आ जाते हैं, लेकिन आप उसमें देख लीजिएगा। सो दीज आर सम cautions and some tips and techniques that you should use and you must use to use the Quillbot effectively to reduce your plagiarism। ठीक हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि इसका सबको फ़ायदा हो जाए। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन क्यूरी हो तो फिर आप मुझे बताइएगा। अगली एक आध वीडियो हम प्लेजरिज्म के ऊपर डिटेल से बनाएंगे कि प्लेजरिज्म कैसे क्या होता है, और कि जो जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं ये किस हद तक उसको काम कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात याद आ गई कि क्विल बोर्ड को रन करने के बाद आप ग्रामरली ज़रूर रन करें, क्योंकि ये अक्सर ग्रामर में भी थोड़ी यानी डंडी मार देता है। तो वो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है मैंने कहा कि ख़राब कर देता है। तो इस वजह से इसको भी आप ग्रामरली भी रन कर लिया करें, तो आपको आपका जो थीसिस है वो थोड़ा अच्छी स्कॉलरली राइटिंग में आ जाएगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।